नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। क्रिटिकल थिंकिंग हम जारी रखते हुए थोड़ा आज हायर लेवल में जा रहे हैं। अभी तो हम मॉडर्न फिलोसोफर्स, मॉडर्न ये थिंकिंग या स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी कम कर दे हम, अपना बेवकूफ़ी कम कर दे, हमारा थिंकिंग क्लियर हो जाता है। और फिर हम लॉजिक से सोचेंगे तो थिंकिंग, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग खुद के एफर्ट से जिसको सोचते हैं, ना कि दूसरे लोग उसको। पर इतना थ्योरी में ये सरल लगता है, पर हमारे कई ऐसे भावनाएं होती है जो हमारा भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, फियर होते हैं, डर होते हैं, ईर्ष्या होता है, किसी से नफरत होता है। ये सब चीजें भी आ जाती है जो कि हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को बाधा देती है। खाली स्टुपिडिटी नहीं है, स्टुपिडिटी से भी बड़े बड़े जो लोग स्टुपिड नहीं है, पर कुछ ऐसा दूसरे भाव है जैसे। और पहले हमने एक बार जिक्र किया था, गुरशरण दास का ये किताब है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। अल्टीमेटली गुड, हमारा लक्ष्य रहता है कि हम गुड लाइफ कैसे लीड करें, हम खुद का भला करें, दूसरे लोगों का भी भला करें, खुद का नुकसान ना करे और दूसरे का भी नुकसान ना करे। कुछ लोग खुद का फायदा करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, कि हम अच्छा, वो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का वो लक्ष्य होना चाहिए। तो ये इन्होंने जैसे, मैंने एक बार शायद बताया था कि ये किताब जो है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये महाभारत के ऊपर लिखा है। महाभारत के जो फिलॉसफी है बहुत गहरा है। और ये कैसे ये किताब को लिखा है, जो बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम, जिसके राजू थे, जिसके फाउंडर बहुत ही वो होनहार थे, बहुत ही सब कुछ हासिल कर लिए थे। और वो पुरशरण दास को बड़ा झटका लगा जब वो दोषी पाए गए थे, राजू। तब वो काफी सोचने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं जिनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। फिर वो सवाल जवाब जवाब ढूंढने लगे वो गुरशरण दास। और उन्होंने कहा है कि उनको थोड़ा बहुत महाभारत पढ़ा था उन्होंने, ओरिजिनल तो नहीं पढ़ा था उन्होंने, उनका संस्कृत इतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो वो सोचे कि महाभारत में हम उनका जो महाभारत का जो है उसमें हम ढूंढेंगे, इसके जवाब ढूंढेंगे। बेचैन से हो गए थे गुरशरण दास। और ये पहले भी प्राइवेट में काम करते थे, प्राइवेट कॉर्पोरेट में काम करते थे, वहां पे भी वो देखते थे कि काफी प्रॉफिट बनाना रहता। और वो उससे वो छोड़ के वो यूएसए में चले गए। वहां पे कोई स्कॉलर था, ओरिजिनल स्कॉलर संस्कृत का, जैसे वो महाभारत का स्कॉलर था, उसके साथ उन्होंने 2 साल स्टडी किया उनके मार्गदर्शन में। और लोगों ने पूछा भी, भाई आप बाहर क्यों जा रहे हैं, वाराणसी वाराणसी में हमारे इंडिया में इतने महाभारत के आपको संस्कृत स्कॉलर मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हम चाहते हैं कि इन अपना इम्पार्शियल कोई हो, क्योंकि हमारे ये बायस हो, तो कितना साइंटिफिक ये था, जो थर्ड पार्टी से बिल्कुल निष्पक्ष ये हमको चाहिए। तो जो भी है, 2 साल वो पूरा महाभारत को पढ़ के फिर उनका लक्ष्य क्या था कि हमारे आज के समाज में जो हो रहा है, जो कमियां उन्होंने हमारे सोसाइटी में, शायद पूरे दुनिया में ही हो रहा होगा, आप देख रहे हैं कि लोग खाली, इन्होंने दिए है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में 4 में से
दो टीचर नहीं मिलेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हर जगह करप्शन है, ये। उसके अलावा जो सबसे सक्सेसफुल है, जैसे राजू सत्यम के, जो उनको क्या जरूरत था ये करने का। तो ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कुछ समानताएं निकाला कि जो महाभारत में जो भाव थे, ह्यूमन वीकनेसेस थे, ह्यूमन वर्च्यूज थे, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम थे, ह्यूमन कमियां थी, वो अभी के जिंदगी में भी वो देखने मिलता है। और महाभारत ने सब कुछ उसका कैप्चर किया है। महाभारत में इतना डीप स्टडी, कितने हजारों हजारों साल पहले ये सब लिखा होगा या हुआ होगा, जो भी हुआ है। पर जो हमारा लिटरेचर है या फिलोसफी है या हमारे जो महाभारत किताब है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत है। वो वो बता रहे हैं, और वो क्रिटिकल थिंकिंग आज के समाज में भी लागू होता है, ये इसकी खूबी है। और ये दिया है महाभारत से दो पंक्तियां दिया है, अभी अंग्रेजी में ही लिखा है उन्होंने, मैं भी अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। पर उन्होंने स्टडी ओरिजिनल संस्कृत का करके आए हैं, गुरशरण दास। और हमारे को भी तो कमी ज्ञान है, पर इनके इससे ही हम, हमारे को ग्रैंड मदर हमको सुनाती थी, उतना ही मालूम है महाभारत रामायण का, हमारी जो दादी जी थी। आजकल तो वो है ही नहीं। आजकल हमारे टाइम हमारे दादी जी ने हमको जो ज्ञान दिया था, यही पुराने महाभारत के रामायण के वर्ड ऑफ माउथ से, जो कि एक्चुअल आते थे। आजकल तो सब वही मुश्किल है, आजकल सब अंग्रेजी में बात करते हैं हमारे। और हम कहते हैं कि हम अभी स्वदेशी हो रहे हैं, जबकि उस टाइम हम स्वदेशी थे, अभी हम अंग्रेजी में बात करते हैं सब। कोई भी मिडिल क्लास में चले जाओ, सब इंग्लिश मीडियम। चलिए, जो भी है, ये महाभारत से दिया है। व्हाट इज हियर इज फाउंड एल्सवेयर। जो चीज महाभारत में दिया है वो आपको सब जगह मिलेगा। और ये भी लिखा है कि जो चीज महाभारत में नहीं दिया है, वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक तरफ से ये पूरा संपूर्ण है। ये जो आपका ज्ञान है, फिलॉसफी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, पूरा महाभारत ने कैप्चर किया है। जैसे अंग्रेजी वाले कहते हैं कि शेक्सपियर ने पूरा कैप्चर किया है ह्यूमन इमोशंस, तो महाभारत भी। और इन्होंने काफी कुछ दिया है, महाभारत का दिया है, दूसरे फिलोसोफर्स का भी दिया है, काफी समानताएं है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये जो है, और इनके अलग अलग चैप्टर्स है। अलग अलग जो चीज हमको अभी देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ जो ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, जो कि स्कैंडल स्कैम करते हैं, जो क्यों करते हैं, जो कमी नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एक ह्यूमन वीकनेस जो सबसे महाभारत में जो आता है, वो आता है। और ये सब लोगों को होता है। ये दुर्योधन का कैरेक्टर बताया सबसे पहला चैप्टर में। दुर्योधन दुर्योधन का जो ईर्ष्या, एनवी, अगले का भला देख के अंदर से जलन जो होता है, ईर्ष्या कहते हैं शायद हिंदी में उसको। ये सबसे बड़ा अवगुण है ह्यूमन का, और इससे पूरा ये खुद का भी नाश होता है, अगले का भी नाश होता है, और काफी लोग इससे परेशान हो जाते हैं। मतलब वॉर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं। एक आगे, जिसको कि आजकल हम कह सकते हैं रैट रेस, कि अगले का भला से हमको जलन हो रहा है तो हम और कोशिश कर रहे हैं, तो हम फिर कुछ भी अनफेयर मीन से भी हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने दुर्योधन के जो ईर्ष्या के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि कौन चाहेगा कि उसके जो उसके साथ बाकी साथी लोग हैं, उससे आगे निकल जाए और खुद हम पीछे रह जाए। ईर्ष्या। और दुर्योधन के जो पिता थे, आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा महाभारत की, एक धीरिता धृतराष्ट्र, थोड़ा मेरे को भी मुश्किल होगा। वो क्या थे कि उनको राज नहीं मिला था, पांडु को मिला था। दो ये थे जो ये
हस्तिनापुर या जो भी, सिटी ऑफ एलिफेंट। और रिवेलरी दो कजन के बीच में, जो चचेरे भाई थे, जो पांडव्स थे और कौरव्स थे। कौरव क्या थे वो? किंग किंग भारत के ये थे डिसेंडेंट्स। पांडव के पिताजी का नाम था पांडु, और कौरव का ब्लाइंड धृतराष्ट्र वो अंधे थे। तो इसीलिए क्या पांडु को पावर दे देते हैं किंग, और उनके फिर बच्चे जो पांडु के जो ये है वो उनके, आपको मालूम है अर्जुन थे, युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुन, नकुला, सहदेव, युधिष्ठिर। तो उसके बाद वो चले जाते हैं, लिविंग ब्लाइंड टू रूल द इंपीरियल सिटी। तो सुन देर इज अ रिवेलरी, सक्सेशन को लेके रिवेलरी होता है, झगड़ा होता है कि कौन राजा बनेगा। और दुर्योधन जो सबसे बड़ा लड़का रहता है, धृतराष्ट्र, तो वो हक अपना बोलता है कि हम हमको बनना चाहिए, थ्रोन में हमको जाना चाहिए। और एल्डेस्ट पांडव जो युधिष्ठिरा to take over the throne. Angry and vengeful, Duryodhan threatens, abuses and attempts to assassinate Pandavas who are forced to flee the kingdom. पांडव को वो निकाल देता है किंगडम से। और ये फिर भटकते रहते हैं पांडव लोग। फिर प्रिंसेस द्रौपदी से भी शादी हो जाता है। एंड कृष्णा, वो भी उनके चचेरे भाई रहते हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा रामायण का, जो महाभारत का होगा। तो वो क्या करते हैं, धृतराष्ट्र चाहते हैं कि भाई दोनों कजिन आपस में झगड़ा ना हो, तो वो किंगडम को डिवाइड कर देते हैं। और जो कि सूखा जो एरिया रहता है वो दे देते पांडव को, कि भाई ठीक है उधर दे दो उनको, बांट दो। तो पर पांडव लोग बहुत मेहनत करते हैं, और अच्छा वाला पोर्शन दे देते हैं इसको, दुर्योधन को। तो पांडव लोग क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत से वो बहुत ही अच्छा बना लेते हैं, अपना जो पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ा बड़ा मेहनत से। और उसका इंद्रप्रस्थ कैपिटल बन जाता है, ग्रैंड कैपिटल इंद्रप्रस्थ, विच आजकल का जो दिल्ली है उसको कहते हैं, वो इंद्रप्रस्थ था, जो पांडव ने बहुत अच्छा अपने मेहनत से बनाया। और ये हस्तिनापुर में थे ये दुर्योधन जो अच्छा। सो उसके बाद ये युधिष्ठिर क्या करते हैं, एक राज सेवा करते हैं, बड़ा शायद रिसेप्शन देते हैं आज के वर्ड में कहोगे, और सब राजाओं को बुलाते हैं, और इनको भी बुलाते हैं दुर्योधन। जब वो जाते हैं देखते हैं उनका महल बहुत अच्छा है, ये है, और सब राजा लोग काफी तारीफ कर रहे हैं युधिष्ठिर का, इतना कमाल किया है। और ये शायद गिर भी जाते पानी में, इतना बड़ा महल में लेक है, स्विमिंग पूल या पॉन्ड जो भी होगा वहां पे, और उनका जो महल है युधिष्ठिर का, और वो काफी ये फिर ये हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और फिर उनको ईर्ष्या आ जाता है कि ये कितने सक्सेसफुल कैसे हो गए, और ईर्ष्या से अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। और ये फिर कैसे करे, फिर वो इनके मामा जो शकुनी हैं, इनको वो गाइड करते हैं इसको कि भाई आप इनको बुलाइए पासा खेल में, और इनको आप हरा सकते हैं, क्योंकि उनको नशा है। युधिष्ठिर जो है वो खेलना इतना अच्छा नहीं जानते, पर उनको गैम्बलिंग का, जिसको कहते हैं जुए का नशा है। और ये फिर कॉन्स्पिरेसी करते हैं और बुलाते हैं उनको। आपको मालूम है पासा में फिर ये दांव में दांव लगाते हैं, फिर सब हार जाते हैं, और द्रौपदी को भी हार जाते हैं, और वस्त्रहरण वगैरह ये सब तो होता है। तो ये बताया है कि इससे क्या है, ये स्टार्टिंग है महाभारत में, जो सबसे बड़ा जो इमोशन एनवी। और इसमें ये भी देखा है, जो धृतराष्ट्र शास्त्र रहते हैं, अंधे रहते हैं, पर वो ऊपर से समझाते हैं अपने लड़के को, दुर्योधन को, कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास भी इतना गद्दी है, ये है, आप अच्छा
खाने पीने को है, आपके पास इतने रानियां हैं, आपके पास इतने घोड़े हैं, आपको क्यों, आप क्यों पांडव को नीचे दिखाना चाहते हो? तो वो बोलते हैं हमको ईर्ष्या है, हम जले जा रहे हैं, हम जले जा रहे हैं। और फिर वो जब गेम पासा के खेल में बुलाते हैं, जब जीतते रहते हैं, अंदर अंदर दिखाते हैं कि जो धृतराष्ट्र भी है, बाहर से वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुर्योधन को, पर अंदर से खुश हो रहा है कि उनको भी थोड़ा ईर्ष्या रहता है जो छुपा हुआ रहता है, ये बताया है इसमें। दुर्योधन का ईर्ष्या पता रहता है, लोग समझ जाते हैं कि वो रैट रेस में है। पर युधिष्ठिर जो कि भला, बाहर से भला मानस दिखा रहे हैं, फिर अंदर अंदर ईर्ष्या रहता है। तो ये यही कहना चाहते हैं जो गुरशरण दास की जो एनवी है, वो आज भी ऐसे ही इसके डायनामिक्स आज के तारीख में भी है जो महाभारत के तारीख में था। अब उससे कितना बड़ा ये हो जाता महाभारत का, कितना बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, कितना बड़ा ये हो जाता है ईगो के लिए। और ये दुर्योधन जैसा जो ईर्ष्या है वो कैसे, कितना हानिकारक होता है, वो बता रहे हैं कि महाभारत के टाइम भी सब था उसके पास, पर दोनों को नुकसान होता है जब वॉर में इतना ब्लड शेड, अपने ही लोग मारे जा रहे हैं, जो कि अभी भी आज के तारीख में भी यही सब हो रहा है। और ये फिर बाद में इन्होंने एग्जाम्पल भी अभी का दिया है, जो अभी धीरू भाई अंबानी का दिया है, और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में कैसे रिवेलरी होता है, और कैसे एक को दूसरे से ईर्ष्या होता है, एक बहुत सक्सेसफुल भाई हो जाता है, एक नहीं। वो थोड़ा बहुत पैरेलल बताया है, उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना डेप्थ हमको समझ नहीं है, पर उन्होंने मेंशन किया है कि वही उसका भी दो में डिवाइड कर देते हैं। जो उनकी वाइफ रहती है धीरू भाई की, भाइयों में जब झगड़ा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा मैंने सिमिलरिटी इन्होंने बताया है। तो ईर्ष्या को ये करना कितना मुश्किल है, दिखा रहा है कि सब थिंकिंग एक तरफ हो जाता सब। और फिर युधिष्ठिर का भी जो था वो भी बड़े ये थे, ऐसे में बड़े उनके अच्छे गुण थे, ये थे, पर एक कमजोरी था जो कि पासा खेलने का। ये आप देख रहे हैं ना, ये सब भाव है, एक एडिक्शन हो जाता है, एक ये हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग का क्रिटिकल थिंकिंग चला जाता है। दुर्योधन का भी इतना कुछ होने के बाद भी उसका भी क्यों, उसका ईर्ष्या से उसका क्रिटिकल थिंकिंग किनारे हो गया और नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ। युद्ध से सब कुछ हार गया, इतना अच्छा उनके ये थे, विचार थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, ये थे पांडव के, पर उसका वो जो एक कमजोरी था, वो भी एक गैम्बलिंग भी, वो भी एक प्रकार से जो एडिक्शन, नशा जो होता है, जुए का नशा भी ये होता है। तो ये सब चीजें हमको कितना मुश्किल है, मतलब बोलना क्रिटिकल थिंकिंग इजी है। फिर जो दुर्योधन के पिताजी है धृतराष्ट्र, वो भी दिखा रहे हैं न्यूट्रल है, पर वो आंखें बंद है उनकी, पर वो अंदर ही अंदर है, बाहर से कुछ बता रहे हैं, अंदर अंदर है। तो ऐसे आज के इसमें भी, समाज में भी ऐसे कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अंदर से खुश होते हैं दूसरे के हार में। और आपने भी महसूस किया होगा, जो सक्सेसफुल होता है, जिसके पास बहुत ये होता है, और आप उन्हीं के साथ आपको ईर्ष्या होता है। और तो ये कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी अपना एम्पायर बनाने के चक्कर में रहते हैं, चाहे कोई भी है। जो अभी जो बुराइयां जो आ रही है, दुष्प्रभाव आ रहे हैं, कि एक एक्सट्रीम जो रैट रेस है, कैपिटलिज्म है, और उसमें जो दूसरा सोशलिज्म है, उसमें ईर्ष्या ज्यादा रहता है। ये कह रहे हैं गुरशरण दास की वही वो सबको इक्वल करना चाहते, पर इक्वल तो सब होते नहीं है। पर एक जगह ये भी बताया कि ईर्ष्या का भी फायदा है कि लोग मेहनत करते हैं उसको रेस में आगे जाने के लिए। पर और इसमें काफी कुछ दिया है, आपको मालूम है महाभारत में, हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, ये शॉर्टकट्स भी चलते हैं उस जब ऐसा माहौल ही कुछ ऐसा हो जाता है, अनइवन बैलेंस हो जाता है, ये होता है ये सब। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, इससे अगर कुछ हम कर सके तो, क्योंकि मुश्किल है, मेरे में भी काफी ये है, इसका डेप्थ समझने में मेरे को भी थोड़ा परेशानी हो रहा है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा समझने की, और कुछ इससे अगर ये तो दिख तो रहा है सिमिलरिटीज, इन्होंने समानताएं लाए हैं कि तब का जो महाभारत में पूरा कैप्चर किया है, इंसानों की कमियां, इंसानों के जो क्वालिटीज है, प्लस भी किया है, माइनस भी किया है। तो आज हम इतना ही, स्टार्टिंग है आज।
धन्यवाद।